मैं वीना शर्मा अपनी एक छोटी सी कहानी प्रस्तुत कर रही हूँ। कहानी का शीर्षक है सच ही तो है। वर्षों बाद इस कलसीपुर गांव में कुछ रोशनी दिखाई दे रही थी। हाँ, गांव के जमींदार जो बरसों से शहर में बसे हुए थे, शायद गांव में आए थे। इसी से तो उनकी हवेली में आज रोशनी हुई थी। ये गांव बरसों से इतना सुनसान उजाड़ हो गया था कि यहाँ सूनेपन और उदासी के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता था। गांव की ज़मीन बहुत उपजाऊ नहीं थी, इसी से गांव के बहुत से लोग शहर में नौकरियां करने, मजदूरी करने के लिए चले गए थे और पीछे रह गई थीं उनकी पत्नियां और बच्चे। गांव में सिर्फ औरतें, बच्चे और कुछ बड़े बूढ़े ही दिखाई पड़ते थे और कहीं कोई खुशी या किसी के चेहरे पे कोई चमक मुश्किल से नज़र आती थी, क्योंकि गांव के आदमी 2-2, 3-3 साल तक घर ही नहीं आते थे। कभी कभार थोड़े बहुत पैसे भेज दिया करते थे और गांव की औरतें किसी तरह से अपना काम चलाती थी। और कुछ लोग तो ऐसे थे जो बरसों से घर आए ही नहीं थे, जैसे बसंती भाभी के पति हरी भैया। वो तो 5 साल से घर ही नहीं आए थे और बसंती भाभी के दोनों बेटे भी शहर में काम करने चले गए थे। अब घर में 2 बहुओं के साथ अकेली थी बेचारी। और यही हाल था धन्नो बुआ का। धन्नो बुआ के पति, जो गांव भर के फूफा जी कहे जाते थे, ना जाने कितने सालों से घर ही नहीं आए थे। और धन्नो बुआ का एक बेटा भी शहर में बस गया था। अब उनकी एक बहू और 2 पोते और वो खुद। पता नहीं कितने घरों में ऐसा ही कुछ था। छोटे बच्चे थे, बहू बेटियां थीं और घर की औरतें थीं। लेकिन इतने सालों के बाद गांव के पुराने जमींदार गांव में आए। बहुत सी ज़मीन थी उनकी जिसमें वो खेती करना चाहते थे नए ढंग से, और आसपास की ज़मीनें खरीदकर फैक्ट्री भी लगाना चाह रहे थे। जनार्दन दत्त के साथ उनका बेटा राघव भी था। एक इंजीनियर था जो राघव का दोस्त भी था, और भी कई कर्मचारी थे उनके साथ। उनका काम शुरू होने वाला था। सबके चेहरे पे एक आशा की लहर दौड़ गई थी कि गांव में कुछ काम शुरू होगा। हाँ, गांव में काम शुरू हो गया। जनार्दन दत्त ने खेती के सारे उपकरण जुटाने शुरू कर दिए। फैक्ट्री डालने की भी तैयारियां शुरू हो गईं। गांव की बहू बेटियों को काम भी मिलने लगा और जो उम्रदराज औरतें थीं उन्हें भी उनके लायक काम मिल गया। खेतों में काम करने से लेके जनार्दन दत्त की हवेली में खाना बनाना और दूसरे छोटे मोटे काम करना, ऐसे कितने ही काम गांव की औरतों को मिल गए। गांव में खुशहाली छाने लगी। और सबसे बड़ी बात यह हुई कि ये गांव जहां आदमियों की शक्ल ही दिखाई नहीं देती थी, वहां पे इतने अच्छे, इतने व्यवहार में अच्छे, देखने में अच्छे
ऐसे लोग गांव में आ गए थे, तो गांव की औरतों की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। और वो लोग भी खुश थे कि उनको घर जैसा माहौल यहाँ मिल रहा था और वो हंसी खुशी से अपना काम कर सकते थे। काम शुरू हुआ, आगे बढ़ने लगा और इसी तरह से गांव की औरतों की निकटता भी वहाँ के आदमियों के साथ बढ़ने लगी। जनार्दन दत्त के बेटे गांव की एक बहू के साथ काफ़ी घनिष्ठ हो गए और जो इंजीनियर थे वो भी घनिष्ठ हो गए बहू के साथ, गांव की ही एक बहू के साथ। उधर बसंती भाभी भी बहुत आती जाती थी जनार्दन दत्त के यहाँ। जनार्दन दत्त उन्हें बहुत पसंद भी करने लगे थे। उनकी भी बरसों से दबी हुई इच्छाएं बाहर आ गईं और जनार्दन दत्त के साथ वो अधिक से अधिक समय बिताने लगी। और सिर्फ समय बिताना ही नहीं बल्कि हंसी खुशी से समय बिताना। अब धन्नो बुआ की बहू भी इन्हीं सब में शामिल थी। अच्छा लगता था सबको, सब खुश हैं। वो औरतें जो उदास रहती थीं, सुहागिन होते हुए भी विधवा जैसी दिखाई देती थीं, अब सज धज कर घूमने लगी थीं। हवेली में आती जाती थीं। हवेली के लोग भी गांव में उनके साथ आते थे। मिलजुल कर त्योहार मनाए जाने लगे, झूले पड़ने लगे गांव में और जनार्दन दत्त का काम भी तेजी से आगे बढ़ने लगा। गांव के बड़े बूढ़े देख रहे थे कि औरतें कुछ ज्यादा ही घनिष्ठ होती जा रही हैं इन सब आदमियों से जो शहर से आए हैं। लेकिन कर भी क्या सकते थे? ये बेचारी औरतें जिन्होंने अपनी लगभग पूरी जिंदगी अकेले रह के ही तो गुजारी है, आखिर ये भी तो इंसान है। लेकिन गांव की एक बुजुर्ग महिला ऐसी थी जो बहुत ही परंपरावादी पुराने ख्यालों की थी। उनसे ये सब कुछ देखा नहीं जा रहा था। वो चाह रही थी किसी तरह बसंती का दूल्हा आए या धन्नो का आदमी आए और वो नमक मिर्च लगा के इन लोगों की शिकायतें करे। खैर, उनके भाग्य से धन्नो बुआ के पति यानी गांव के फूफा जी 7 साल के बाद अचानक आए। उस समय धन्नो बुआ जनार्दन दत्त के यहाँ खाना बना रही थी और बसंती भाभी भी उनके साथ ही थी। फूफा जी को अपनी बीवी का इस तरह जमींदार की हवेली में बेधड़क आना जाना सहन नहीं हुआ और पता नहीं कैसे किसी ने बुलाया या सच में बसंती भाभी के पति भी पधार गए। अब बसंती भाभी जनार्दन दत्त के साथ काफी आगे बढ़ चुकी थी। अगर ये कहा जाए कि उनमें प्रेम हो गया था तो गलत नहीं होगा। हरि भैया को ये बात बिल्कुल भी सहन नहीं हो पा रही थी और फूफा जी भी धन्नो बुआ पे खूब नाराज होते थे क्योंकि वो भी अपनी बहू को पूरी छूट दिए हुए थी। गांव में जो काम करने आए थे बाहर से लोग, उनमें ही एक असिस्टेंट इंजीनियर था, उसके साथ खुलेआम बातचीत करने की और घूमने फिरने की पूरी छूट उन्होंने दे रखी थी।
ये दोनों आदमी अपनी अपनी बीवियों पर बहुत भड़के कि तुम लोगों ने बिल्कुल ही लाज शर्म उठा के रख दी है। हम लोग शहर गए और तुम यहाँ गुलछर्रे उड़ा रही हो। ना जाने क्या क्या उन्होंने अपनी बीवियों को कह डाला। और कुछ दिन बाद गांव में जवान जो लड़के थे जो काम के लिए बाहर गए थे वो भी आए। उन्होंने भी अपनी बीवियों को बहुत बुरा भला कहना शुरू कर दिया, हाथ भी छोड़ना शुरू कर दिया। और बसंती भाभी के पति तो गुस्से में हर वक्त भरे ही बैठे रहते थे और हर वक्त टोका टाकी करते थे बसंती भाभी के हवेली जाने पे और कोई भी काम करने पे। एक दिन धन्नो बुआ अपने को रोक नहीं पाई और बहुत सारे लोगों के बीच में चिल्ला पड़ी, किस बात के लिए तुम लोग इतनी दादागिरी दिखाते हो हम लोगों पे? अरे पूरी जिंदगी हमने इस गांव में अकेले गुजारी है। तुमने कभी पैसा भेजा, कभी नहीं भेजा। हमारे पास खाने को है या नहीं, पहनने को है या नहीं, तुम लोगों ने ये भी नहीं सोचा और न खुद आए। हम तुम लोगों के होते हुए भी एक विधवा की जिंदगी ही तो जी रहे थे। आज 4 दिन से गांव की बहुएं, ये बसंती जिसने पूरी जिंदगी अकेले काटी, जरा हंसने बोलने क्या लगी तो तुम लोगों के दिल पे छुरियां चलने लगी। सारी मर्दानगी जाग गई इन पे धौंस जमाने को। अरे क्या ये इंसान नहीं है? तुम कौन सा शहर में बजरंग बली की माला फेर रहे हो? सब मालूम है हमको। और खूब सुनाया उन्होंने। सच तो था, गांव के आदमी क्या शहर में पूरे ब्रह्मचर्य का पालन करके रह रहे थे? तो क्या गांव की औरतें इंसान नहीं थी? उनको हंसने बोलने का और अपनी जिंदगी को में खुश रहने का कोई अधिकार नहीं था? ठीक कहा धन्नो बुआ ने, ये सच ही तो है।